और फिर एक चीख गूंजी, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि विक्रम ने कान पकड़ लिए। पर यह चीख सिर्फ विक्रम को सुनाई दे रही थी। पत्नी और बच्चे सोते रहे। तूने गलती की, आवाज चिल्लाई, तूने बहुत बड़ी गलती की। विक्रम की छाती में जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से आग लगा रहा हो। उन्होंने शर्ट खोली और देखा, रेखा अब चमक रही थी, लाल रंग की चमक, जैसे लावा हो। तू समझता है मुक्ति इतनी आसान है? आवाज ने कहा। मुक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। और तभी विक्रम को लगा जैसे उनकी छाती फट जाएगी। दर्द इतना तेज था कि वो चीख भी नहीं पाए, बस अपने सीने को पकड़कर बिस्तर पर गिर पड़े। पत्नी की नींद टूट गई। उसने लाइट जलाई और जो देखा उससे वो दहशत में आ गई। विक्रम की छाती पर वो रेखा अब जल रही थी, सचमुच जल रही थी। धुआं उठ रहा था और एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। यह क्या हो रहा है? पत्नी चिल्लाई, पर विक्रम कुछ बोल नहीं पाए। वो बस तड़प रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, दर्द के आंसू नहीं, बल्कि डर के आंसू। करीब 10 मिनट तक यह चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। दर्द खत्म हो गया, जलन बंद हो गई, धुआं गायब हो गया। विक्रम ने अपनी छाती देखी। रेखा अब भी थी, पर अब वो काली नहीं थी। अब वो एक धुंधले भूरे रंग की थी, जैसे कोई पुराना निशान हो। ये विक्रम ने छू कर देखा। रेखा अब ठंडी थी और सबसे बड़ी बात, वो अब नहीं बढ़ रही थी। क्या ये रुक गई? पत्नी ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। शायद। पर तभी फिर वो आवाज आई, इस बार बहुत धीमी, बहुत दूर से। तूने मुक्ति मांगी तो मुक्ति मिलेगी, पर याद रख, मुक्ति का मतलब होता है सब कुछ छोड़ना। और मैं तुझे यह मुक्ति दूंगी, धीरे धीरे, हर रोज, जब तक तू पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता। और फिर एक ठंडी हंसी गूंजी और सब खत्म हो गया। सुबह होते ही विक्रम ओझा काका के घर पहुंचे। उन्होंने सारा वाकया सुनाया। ओझा काका ने रेखा देखी और चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तूने सही शब्द बोले, ओझा काका ने कहा, पर मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। क्या मतलब? विक्रम ने पूछा। देख, ओझा काका ने समझाया, जब तूने मुक्ति कहा तो तूने उस प्रेतात्मा को ठुकरा दिया, पर प्रेतात्माएं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो अब तुझे सबक सिखाएगी। सबक? विक्रम ने पूछा। हां, ओझा काका ने कहा, वो तुझे दिखाएगी कि मुक्ति का मतलब क्या होता है। वो धीरे धीरे तुझसे सब कुछ छीन लेगी, तेरा सम्मान, तेरा आराम, तेरी खुशी, और तुझे एक एक करके सब खोना पड़ेगा जब तक तू सच में मुक्त नहीं हो जाता। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैंने गलती की? विक्रम ने पूछा। नहीं, ओझा काका ने कहा, तूने जो किया वो सही था, पर अब तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होगी। उसी दोपहर को विक्रम को खेत के मालिक ने बुलाया। विक्रम, मालिक ने कहा, मुझे अफसोस है, पर मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता। विक्रम चौंक गए। क्यों? मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मालिक ने कहा, पर लोग तुमसे डरने लगे हैं। कल जो मजदूर तुम्हारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ अजीब है, कुछ बुरा। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। विक्रम को कुछ कहना था, पर शब्द नहीं निकले। उन्होंने बस सिर झुकाया और चले आए। घर आकर पत्नी को बताया। पत्नी रोने लगी। अब हम क्या करेंगे? नौकरी चली गई। कुछ ना कुछ हो जाएगा। विक्रम ने हिम्मत बंधाई, पर खुद को भी यकीन नहीं था। शाम को जब विक्रम बाजार गए तो वहां भी वही हाल था। जो दुकानदार पहले मुफ्त में सामान देते थे, आज उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। माफ करना भाई, एक दुकानदार ने कहा, पर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा दिल कह रहा है कि तुमसे दूर रहूं। विक्रम समझ गए। वो प्रेतात्मा अपना काम शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे उनसे सब कुछ छीन रही थी। रात को विक्रम बाथरूम में गए, हाथ मुंह धोने के लिए। आईने में अपना चेहरा देखा और अचानक रुक गए। आईने में उनकी परछाई थी, पर वो परछाई कुछ अलग कर रही थी। विक्रम ने हाथ उठाया, परछाई ने नहीं उठाया। विक्रम ने सिर हिलाया,
परछाई स्थिर रही और फिर परछाई ने अपने होंठ खोले और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मुक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ना। विक्रम की सांस अटक गई। उनकी परछाई बोल रही थी। पहले नौकरी गई, परछाई ने कहा, फिर लोगों का भरोसा जाएगा, फिर परिवार का साथ जाएगा और आखिर में तू खुद से भी मुक्त हो जाएगा। नहीं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। परछाई हंसी, वही ठंडी डरावनी हंसी। मुक्ति चाहिए थी ना, तो ले, पर ध्यान से, मुक्ति कभी मुफ्त में नहीं मिलती। और फिर परछाई फिर से सामान्य हो गई। अब वो विक्रम के साथ वही कर रही थी जो विक्रम कर रहे थे। विक्रम भागकर कमरे में आए, पसीने से तरबतर थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, विक्रम ने कहा, पर दिल जानता था यह तो बस शुरुआत थी। रात के 2 बजे विक्रम को अचानक नींद से जगा दिया गया। किसी ने उन्हें हिलाया था। उन्होंने आंखें खोली, कोई नहीं था। पत्नी सो रही थी, पर विक्रम को लगा जैसे कमरे में कोई और है। उन्होंने चारों तरफ देखा और तभी कोने में, अंधेरे में उन्हें कुछ दिखा। एक साया, काला घना साया जो हिल रहा था, धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठना चाहते थे, पर शरीर नहीं हिला, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। साया पास आता गया और जब वो बिल्कुल नजदीक आया तो विक्रम ने देखा उस साये में 2 लाल आंखें थीं, वही आंखें जो उन्होंने सपने में देखी थी। तू भाग नहीं सकता, साये ने कहा। तू मुक्ति मांगता है, पर तू नहीं जानता कि मुक्ति का मतलब क्या है। मैं तुझे सिखाऊंगी, हर रोज, हर रात। और फिर साया झुका और विक्रम के सीने के पास आया। विक्रम को लगा कि वो अब मर जाएंगे, पर साये ने कुछ किया नहीं। बस उनके दिल को छुआ, एक ठंडा बर्फीला स्पर्श, और फिर फुसफुसाया, रेखा रास्ता ढूंढ रही है। अभी तो मैं रुकी हूं, पर जल्द ही मैं फिर बढ़ूंगी, क्योंकि तू चाहे जितना भी मुक्ति कह ले, तेरे भीतर अभी भी इच्छाएं हैं, और जब तक वो इच्छाएं हैं मैं हूं। विक्रम चीखना चाहते थे, पर आवाज नहीं निकली। साया धीरे धीरे पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। और फिर अचानक विक्रम का शरीर मुक्त हो गया। वो बिस्तर से उछलकर उठे, हांफते हुए, चीखते हुए, नहीं नहीं। पत्नी जाग गई, बच्चे जाग गए, सब घबरा गए। क्या हुआ? पत्नी ने पूछा। विक्रम ने अपनी छाती देखी। रेखा अब फिर से काली होने लगी थी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अगली सुबह विक्रम फिर से ओझा काका के पास गए, सब कुछ बताया। ओझा काका ने रेखा देखी और गहरी सांस ली। जैसा मैंने कहा था, ओझा काका ने कहा, वो तुझे सिखा रही है, और देख, रेखा फिर से बढ़ने लगी है। पर मैंने तो मुक्ति कही थी, विक्रम ने कहा। हां, ओझा काका ने कहा, पर तू सच में मुक्त नहीं हुआ। तेरे भीतर अभी भी इच्छाएं हैं, नौकरी की, परिवार के लिए, सम्मान की। जब तक ये इच्छाएं हैं, वो रेखा बढ़ती रहेगी। तो मैं क्या करूं? विक्रम ने पूछा। ओझा काका चुप रहे, फिर बोले, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुझे सच में सब कुछ छोड़ना होगा, हर इच्छा, हर चाह, हर सपना। तुझे पूरी तरह शून्य होना होगा। पर अगर मैं शून्य हो गया, विक्रम ने कहा, तो मैं जीऊंगा कैसे? वही तो है ना, ओझा काका ने कहा। मुक्ति का मतलब जीना नहीं, बस होना। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई इच्छा, ना कोई चाह, बस एक खाली खोल। विक्रम को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ उस प्रेतात्मा का गुलाम बनना था, दूसरी तरफ एक जीवित लाश बनना था। कोई तीसरा रास्ता नहीं है? विक्रम ने पूछा। ओझा काका ने सिर हिलाया। नहीं, तूने जब उस कुएं से पानी लिया, तब से तेरी किस्मत लिख दी गई। अब तुझे एक चुनना होगा, या तो उसकी बनकर रह, या फिर अपना सब कुछ खोकर मुक्त हो जा। 3 दिन बीत गए थे। विक्रम की हालत देखने लायक नहीं रही थी। नौकरी चली गई थी और अब कोई उन्हें काम पर नहीं रख रहा था। गांव में लोग उनसे दूर भागते थे। बच्चे उन्हें देखकर रोने लगते थे। यहां तक कि घर में भी माहौल बदल गया था। पत्नी अभी भी साथ थी, पर उसकी आंखों में अब डर था।
बच्चे उनसे बात करने से कतराते थे। और रेखा, वो हर रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। उस सुबह विक्रम आईने के सामने खड़े थे, अपने आप को देख रहे थे। काले घेरे आंखों के नीचे चेहरा पीला पड़ गया था, बाल बिखरे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, रेखा अब उनकी गर्दन पर भी दिखने लगी थी। शर्ट पहनने से भी छुप नहीं रही थी। कब तक ये चलेगा? विक्रम ने आईने में अपने आप से पूछा, और आईने से जवाब आया, पर उनकी अपनी आवाज में नहीं, उस औरत की आवाज में। जब तक तुम हार नहीं मान लेते। विक्रम ने मुट्ठी भींची। मैं नहीं हारूंगा। आईने में परछाई हंसी। देखते हैं। और तभी विक्रम के दिमाग में एक विचार आया, एक खतरनाक विचार। अगर रेखा उनकी त्वचा पर है तो क्या होगा अगर वो उस त्वचा को ही? नहीं, विक्रम ने खुद को रोका। यह पागलपन है। पर फिर उन्होंने सोचा, और कौन सा रास्ता बचा है? ओझा काका ने कहा था कि सब इच्छाएं छोड़ो, पर वो कैसे हो सकता है? एक इंसान बिना इच्छा के जी कैसे सकता है? नहीं, अगर इस रेखा से छुटकारा पाना है तो कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। उस रात जब सब सो गए, विक्रम रसोई में गए। वहां से एक तेज चाकू उठाया, हाथ में लेकर देखा। धार बहुत तेज थी, एक बार में काट सकती थी। विक्रम वापस कमरे में आए, दिया जलाया और फिर अपनी बांह पर रेखा को देखा। अगर यह त्वचा के ऊपर है, विक्रम ने सोचा, तो मैं इसे काट दूंगा। जितनी त्वचा जरूरी है उतनी काट दूंगा, पर इससे छुटकारा पाऊंगा। उन्होंने चाकू उठाया, हाथ कांप रहा था, पर उन्होंने हिम्मत की और चाकू को रेखा के पास ले गए। पहले धीरे से छुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा दबाया, एक हल्की सी झुनझुनी हुई। और फिर विक्रम ने पूरी ताकत से दबाया और रेखा पर काटने की कोशिश की। जैसे ही चाकू की धार रेखा को छुई, एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि विक्रम की आंखें चूंधिया गईं। और फिर एक झटका, बिजली के करंट जैसा। विक्रम का हाथ छूट गया, चाकू जमीन पर गिर गया। और जब उन्होंने देखा तो चाकू की धार काली पड़ गई थी, पूरी तरह काली, जैसे उसे आग में जला दिया हो। विक्रम की बांह में दर्द नहीं हुआ था, पर ठंडक और बढ़ गई थी। और रेखा, वो अब और गहरी हो गई थी, और मोटी भी। तूने फिर कोशिश की? आवाज गूंजी हर तरफ से, दीवारों से, छत से, जमीन से। मैं नहीं रुकूंगा, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। अच्छा, आवाज ने कहा, तो देख, तेरी हर कोशिश मुझे और मजबूत बनाती है। तू जितना मुझसे लड़ेगा, मैं उतनी बढ़ूंगी। और सच में विक्रम ने देखा कि रेखा अब तेजी से बढ़ने लगी। 1 सेकंड में 1 इंच, 2 सेकंड में 2 इंच। नहीं, विक्रम घबरा गए। हां, आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने जो करना था वो नहीं किया। अब तेरी बारी मेरी है। अगली सुबह पत्नी ने विक्रम की हालत देखी तो घबरा गई। रेखा अब गर्दन से होते हुए चेहरे की तरफ बढ़ने लगी थी। एक पतली लकीर जो ठुड्डी के नीचे से शुरू होकर गाल की तरफ जा रही थी। ये तो चेहरे पर आ रही है, पत्नी ने कहा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि अब और छुपाया नहीं जा सकता। जल्द ही पूरा चेहरा इन रेखाओं से ढक जाएगा। मुझे लगता है, पत्नी ने धीरे से कहा, तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। विक्रम ने चौंक कर देखा। क्या? हां, पत्नी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे पास रहकर हम सब खतरे में हैं। बच्चे डरे हुए हैं। मैं भी डर रही हूं। शायद अगर तुम दूर चले जाओ तो क्या? विक्रम की आवाज कांप गई। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? मैं नहीं कह रही कि हमेशा के लिए, पत्नी ने कहा, पर जब तक यह चीज खत्म नहीं हो जाती। विक्रम को लगा जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया। पत्नी भी अब उनसे दूर जाना चाहती थी। वो प्रेतात्मा सही साबित हो रही थी, धीरे धीरे सब कुछ छीन रही थी। ठीक है, विक्रम ने कहा, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कुछ कपड़े एक पोटली में बांधे और घर से निकल पड़े। पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे, रोते हुए, पर रोक नहीं रहे थे। और जैसे ही विक्रम गली से बाहर निकले, उन्हें फिर वो आवाज सुनाई दी। देखा,
मुक्ति का पहला पड़ाव, परिवार से मुक्ति। विक्रम बिना किसी मंजिल के भटक रहे थे। गांव से बाहर निकल गए और एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। सूरज ढल रहा था और उन्हें कहीं रुकना था। तभी उन्हें दूर एक बरगद का पेड़ दिखा और उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। पास जाकर देखा, एक बूढ़ा साधु था, गेरुए कपड़ों में, जटाएं बढ़ी हुई, माथे पर तिलक। बैठ जा बेटा, साधु ने बिना देखे कहा। विक्रम चौंके। आपको कैसे पता कि मैं यहां हूं? बहुत कुछ पता है मुझे। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे समुद्र की तलहटी हो। विक्रम बैठ गए। साधु ने उनकी बांह देखी। रेखा अब कोहनी से लेकर कंधे तक और सीने से होते हुए गर्दन तक फैल चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी, साधु ने कहा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। आपको कैसे पता? मैंने ऐसा पहले भी देखा है, साधु ने कहा। 30 साल पहले एक और आदमी, वो भी तेरी तरह उस कुएं से पानी लाया था। क्या हुआ उसका? विक्रम ने पूछा। साधु चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो अब उसी कुएं में है। विक्रम का दिल बैठ गया। पर साधु ने कहा, तू उससे अलग है। कैसे? विक्रम ने पूछा। उसने सब कुछ मांग लिया था, पैसा, ताकत, सम्मान, और उसे मिल भी गया। पर फिर पिशाचिनी ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आत्मा को खा गई और उसके शरीर को उस कुएं में फेंक दिया। आज भी अगर तू उस कुएं में झांके तो उसकी हड्डियां दिख जाएगी। पर मैंने तो मुक्ति मांगी थी, विक्रम ने कहा। हां, साधु ने कहा, इसलिए तू अभी जिंदा है। पर देख, मुक्ति कोई मुफ्त में नहीं मिलती। तुझे कुछ त्यागना होगा और मैं तुझे बता सकता हूं कि क्या त्यागना होगा। विक्रम आगे झुके। क्या? साधु ने विक्रम की आंखों में देखा। तुझे अपने मैं को त्यागना होगा। मतलब? विक्रम ने पूछा। मतलब? साधु ने समझाया। तू जो है विक्रम, एक पति, एक पिता, एक मेहनतकश, इस सब को भूल जा। तू कोई नहीं है, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई रिश्ता। जब तू पूरी तरह शून्य हो जाएगा तो वो पिशाचिनी तुझ में कुछ नहीं ढूंढ पाएगी और तब वो हार मान लेगी। पर अगर मैं खुद को भूल गया, विक्रम ने कहा, तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? साधु मुस्कुराए। तू जिएगा, पर एक अलग तरह से। न कोई दुख, न कोई सुख, न कोई बंधन, न कोई मोह, बस एक खाली बर्तन जिसमें ब्रह्मांड की हवा भरती रहेगी। विक्रम को समझ नहीं आया। यह कैसी मुक्ति थी जिसमें खुद को ही खोना पड़े? एक और रास्ता है, साधु ने कहा। क्या? विक्रम ने उम्मीद से पूछा। उससे लड़, साधु ने कहा, पर सही तरीके से। तूने चाकू से काटने की कोशिश की, साधु ने कहा। वो गलत था। यह रेखा शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। इसे शरीर से नहीं काटा जा सकता, इसे मन से काटना होगा। कैसे? विक्रम ने पूछा। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसमें एक काला पाउडर था। यह राख है, साधु ने कहा, एक विशेष हवन की। इसे हर रोज सुबह अपनी रेखा पर लगा और साथ में एक मंत्र बोल, ओम श्रीं क्लीं महाकाल्याय नमः। यह मंत्र काली मां का है। वो इस पिशाचिनी से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर तू सच्चे मन से यह मंत्र बोलेगा तो शायद रेखा रुक जाए। रुक जाए? विक्रम ने पूछा। खत्म नहीं होगी? नहीं, साधु ने कहा। यह अब तेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी है। यह कभी पूरी तरह नहीं जाएगी, पर रुक सकती है, बढ़ना बंद हो सकता है। और अगर तूने सच में अपने मन को साफ कर लिया तो धीरे धीरे यह हल्की होती जाएगी। विक्रम ने डिबिया ली। इसमें उम्मीद की एक किरण थी। पर याद रख, साधु ने चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा। पिशाचिनी तुझे बहकाएगी, डराएगी, तोड़ने की कोशिश करेगी। तुझे मजबूत रहना होगा। मैं रहूंगा, विक्रम ने कहा। साधु मुस्कुराए। जा, और हां, एक बात और, उस कुएं पर मत जाना कभी भी। वो उसका घर है, वहां वो सबसे ताकतवर है। विक्रम ने साधु के पैर छुए और चल पड़े। अब उनके पास एक हथियार था, एक आशा थी।
उसी रात विक्रम ने एक खाली मंदिर में शरण ली। वहां बैठकर उस राख को निकाला और फिर धीरे धीरे रेखा पर लगाने लगे। जैसे ही राख रेखा को छुई, एक हल्की सी जलन हुई, पर कोई झटका नहीं, कोई दर्द नहीं। विक्रम ने मंत्र बोलना शुरू किया, ओम श्रीं क्लीं महाकाल्याय नमः, ओम श्रीं क्लीं महाकाल्याय नमः। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार में भी कुछ नहीं हुआ, पर विक्रम ने हार नहीं मानी। वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। 1 घंटे बाद विक्रम को लगा कि रेखा की ठंडक थोड़ी कम हुई है। 2 घंटे बाद रेखा की काली चमक थोड़ी धुंधली हो गई। 3 घंटे बाद, तू क्या कर रहा है? आवाज गूंजी। इस बार गुस्से में। विक्रम ने मंत्र नहीं रोका। रुक जा, आवाज चिल्लाई, ये तुझे नहीं बचा सकता। पर विक्रम बोलते रहे और फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। मंदिर के दिए बुझ गए, अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में विक्रम ने देखा वो औरत खड़ी थी। पहली बार पूरी तरह दिख रही थी। काले बाल, काली साड़ी और वो लाल आंखें। तूने गलती की, औरत ने कहा, अब तेरी सजा होगी। अंधेरे में वो औरत खड़ी थी। उसके काले बाल जमीन तक लटके हुए थे और उसकी लाल आंखें विक्रम को घूर रही थीं। मंदिर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। विक्रम की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। तू सोचता है कि इस मंत्र से मुझे हरा देगा? औरत ने कहा। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, अब वो तीखी, नुकीली थी, जैसे कांच के टुकड़े हों। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और मंत्र बोलना जारी रखा, ओम श्रीं क्लीं महाकाल्याय नमः। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर उसके पैर की आवाज नहीं आई। वो तैर रही थी, चल नहीं रही थी। रुक जा, उसने कहा, वरना मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तूने कभी नहीं देखा। पर विक्रम ने मंत्र नहीं रोका। साधु ने कहा था मजबूत रहना होगा, और विक्रम मजबूत रहे। औरत अब बिल्कुल पास आ गई, इतना पास कि विक्रम को उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, ठंडी बर्फीली सांसें। अच्छा, औरत ने कहा, तो तू लड़ना चाहता है? ठीक है, पर पहले मैं तुझे दिखाती हूं कि मैं कौन हूं। और फिर उसने अपने बालों को पीछे किया और विक्रम ने उसका पूरा चेहरा देखा। वो चेहरा सुंदर था, बहुत सुंदर। परफेक्ट नाक, परफेक्ट होंठ, परफेक्ट त्वचा। पर वो सुंदरता डरावनी थी, जैसे किसी मूर्ति की हो, बेजान, ठंडी। मेरा नाम मोहिनी था, उसने कहा। 200 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी और मैं भी तेरी तरह गरीब थी, बेबस थी। लोग मुझ पर हंसते थे, मेरे सपने कुचलते थे। और फिर एक दिन मुझे एक तांत्रिक मिला। उसने मुझे एक विद्या सिखाई, कर्ण पिशाचिनी की विद्या। विक्रम सुनते रहे, मंत्र बोलते रहे। उस विद्या से मैं लोगों को अपने वश में कर सकती थी। मोहिनी ने कहा, मैं जो चाहती वो होता। पैसा, सम्मान, ताकत, सब कुछ मेरे पास आया। पर फिर एक दिन मैंने एक गलती की। मैंने चाहा कि मैं हमेशा जवान रहूं, कभी बूढ़ी ना हूं। और उस विद्या ने मुझे दे दिया अमृता, पर उसने मेरी जान ले ली। क्या? विक्रम का मंत्र एक पल के लिए रुक गया। हां, मोहिनी ने कहा, मैं मर गई, पर मेरी आत्मा फंस गई इस दुनिया में। और अब मैं एक शरीर की तलाश में हूं, एक ऐसा शरीर जो मुझे पूरी तरह अपने अंदर ले ले। और तू विक्रम, तू परफेक्ट है। विक्रम ने फिर से मंत्र बोलना शुरू किया, इस बार और तेज। ओम श्रीं क्लीं महाकाल्याय नमः, ओम श्रीं क्लीं महाकाल्याय नमः। मोहिनी ने गुस्से से चीखा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांप गईं। तू मुझे ठुकरा रहा है, उसने कहा, तो अब देख। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून नुकीले थे, और जैसे ही उसने विक्रम की छाती को छुआ, विक्रम को लगा जैसे उनकी छाती फट जाएगी। एक तीव्र दर्द, इतना तीव्र कि विक्रम चीख पड़े। मंत्र रुक गया। राख की डिबिया हाथ से गिर गई। मोहिनी की उंगली विक्रम की छाती पर थी, बिल्कुल दिल के ऊपर, और उस जगह से रेखा अब तेजी से बढ़ने लगी, जैसे किसी ने स्याही फेंक दी हो। देखा? मोहिनी ने कहा, जब मैं तुझे छूती हूं तो रेखा बढ़ती है, और अब मैं तेरे दिल को छू रही हूं।
बस थोड़ी देर में ये रेखा तेरे पूरे दिल को ढक लेगी और तब तू मेरा होगा। विक्रम तड़प रहे थे, दर्द असहनीय था, पर उन्होंने फिर से कोशिश की। हाथ बढ़ाया, गिरी हुई डिबिया उठाई और फिर से राख को रेखा पर लगाया। ओम श्रीं क्लीं महाकाल्य नमः, विक्रम चिल्लाए। मोहिनी ने अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी उंगली पर जहां राख लगी थी वहां से धुआं उठने लगा। आह, मोहिनी चीखी, ये राख, ये कहां से लाया तूने? एक साधु ने दी, विक्रम ने कहा, और उसने बताया कि तुम काली मां से कमजोर हो। मोहिनी की आंखों में गुस्सा और डर दोनों दिखा। तो तूने साधु से मदद ली, उसने कहा। चालाक है तू, पर यह राख बहुत देर तक काम नहीं करेगी, जल्द ही खत्म हो जाएगी। और तब मैं और ढूंढूंगा, विक्रम ने कहा। मैं नहीं हारूंगा। मोहिनी हंसी, पर इस बार उसकी हंसी में दर्द था। तुझे पता है क्यों मैं तुझे चाहती हूं? उसने कहा। क्योंकि तू मुझसे बहुत अलग नहीं है। तू भी तो चाहता था, पैसा, सम्मान, खुशी। बस फर्क इतना है कि तूने मुक्ति कह दी, पर भीतर से तू भी वही इच्छाएं पालता है। विक्रम चुप रहे, क्योंकि मोहिनी सही कह रही थी। भीतर से विक्रम अभी भी चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, परिवार वापस मिल जाए, जिंदगी पटरी पर आ जाए। देख, मोहिनी ने कहा, तेरी आंखों में मैं देख सकती हूं तेरी इच्छाएं, और जब तक वो इच्छाएं हैं मैं तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। विक्रम ने आंखें बंद की। मोहिनी सही कह रही थी, जब तक इच्छाएं हैं वो रहेगी। तो क्या करें? तभी विक्रम को साधु की बात याद आई। तुझे अपने मैं को त्यागना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर मन ही मन बोले, मैं विक्रम नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, न पति, न पिता, न मजदूर। मैं बस एक आत्मा हूं, और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही विक्रम ने यह सोचा, उन्हें एक अजीब शांति महसूस हुई। दर्द थोड़ा कम हो गया, रेखा की ठंडक थोड़ी घटी। क्या कर रहा है तू? मोहिनी की आवाज में घबराहट थी। विक्रम ने आंखें खोली, और इस बार उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैं तुझे जाने दे रहा हूं, विक्रम ने कहा। तू मुझसे जो चाहती थी, इच्छाएं, लालच, मोह, वो सब मैं छोड़ रहा हूं। अब तेरे लिए मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। नहीं, मोहिनी चिल्लाई, तू झूठ बोल रहा है। तू अभी भी चाहता है, मैं महसूस कर सकती हूं। शायद, विक्रम ने कहा, पर अब मैं उन इच्छाओं को अपना नहीं मानता। वो बस विचार हैं, आते हैं, जाते हैं, पर मैं उनसे बांधा नहीं हूं। और तभी विक्रम ने महसूस किया, रेखा पर की राख चमकने लगी, सुनहरी चमक, और रेखा धीरे धीरे हल्की होने लगी। मोहिनी घबरा गई। उसने फिर से विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, पर इस बार उसका हाथ विक्रम को छू नहीं पाया, जैसे एक अदृश्य दीवार हो दोनों के बीच। नहीं, मोहिनी चीखी, यह नहीं हो सकता, तू मेरा है। नहीं, विक्रम ने शांति से कहा, मैं किसी का नहीं हूं, न तेरा न अपना, मैं बस हूं। और फिर विक्रम ने अंतिम बार मंत्र बोला, ओम श्रीं क्लीं महाकाल्य नमः। इस बार मंत्र के साथ एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि पूरा मंदिर रोशन हो गया। मोहिनी चीखती रही, तड़पती रही, पर वो रोशनी उसे निगलती गई। मैं वापस आऊंगी। मोहिनी की आखिरी चीख गूंजी, जब तक तू जिंदा है मैं तेरी इच्छाओं में रहूंगी। और फिर सब शांत हो गया। जब विक्रम की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर में सूरज की किरणें आ रही थीं, चिड़िया चहचहा रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम ने अपनी छाती देखी, रेखा अभी भी थी, पर अब वो बहुत हल्की थी, भूरे रंग की, धुंधली, और सबसे बड़ी बात, वो अब नहीं बढ़ रही थी। विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने जीत ली थी, पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक। मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि वही बरगद का पेड़ था जहां साधु मिले थे, पर अब साधु नहीं थे। बस एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, बेटा तूने अच्छा किया, पर याद रख ये लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। जब तक जिंदगी है इच्छाएं रहेंगी, और जब तक इच्छाएं हैं वो रहेगी। पर अब तू जानता है कि कैसे लड़ना है, मजबूत रहना, और हर रोज सुबह खुद को याद दिलाना, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस हूं।
विक्रम ने पर्ची को जेब में रखा और चल पड़े। 2 दिन बाद विक्रम अपने गांव पहुंचे। लोग उन्हें देखकर अब भी थोड़ा डरे, पर पहले जितना नहीं। शायद उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बदल गया है। घर के दरवाजे पर पत्नी खड़ी थी। उसने विक्रम को देखा और रोने लगी। मैं माफी चाहती हूं, पत्नी ने कहा। मुझे तुम्हें नहीं भगाना चाहिए था। नहीं, विक्रम ने कहा, तुमने सही किया। मुझे अकेले इस लड़ाई को लड़ना था और अब मैं लड़ चुका हूं। पत्नी ने विक्रम की छाती देखी। रेखा अब इतनी हल्की थी कि मुश्किल से दिखती थी। ये चली गई? पत्नी ने पूछा। नहीं, विक्रम ने कहा, यह कभी पूरी तरह नहीं जाएगी। यह अब मेरे साथ रहेगी, हमेशा, एक याद की तरह कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। बच्चे बाहर आए। उन्होंने विक्रम को देखा और दौड़कर उनसे लिपट गए। पापा, छोटे बेटे ने कहा, आप वापस आ गए। विक्रम ने बच्चों को गले लगाया। आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के आंसू। उस शाम खाना खाते समय विक्रम की नजर अपनी हथेली पर गई। रेखा अभी भी थी, हल्की सी, और एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो फिर से बढ़ने लगी है। पर फिर विक्रम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस हूं। और रेखा फिर से स्थिर हो गई। रात को सोने से पहले विक्रम खिड़की से बाहर देख रहे थे। चांदनी रात थी, तारे टिमटिमा रहे थे, और तभी बहुत दूर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत धीमी। मैं इंतजार करूंगी विक्रम, जब तक तू जिंदा है मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि एक दिन तू फिर से कुछ चाहेगा और उस दिन मैं वापस आऊंगी। विक्रम ने खिड़की बंद कर दी। वो जानते थे कि मोहिनी सही कह रही थी। यह लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हर रोज, हर पल उन्हें खुद से लड़ना होगा, अपनी इच्छाओं से, अपनी चाहतों से। पर अब विक्रम तैयार थे। उन्हें पता था कि कैसे लड़ना है। विक्रम बिस्तर पर लेटे और सोने से पहले आखिरी बार अपनी छाती पर हाथ रखा। रेखा वहां थी, हल्की पर मौजूद। एक निशान, एक याद, एक चेतावनी। और विक्रम को पता था यह निशान हमेशा रहेगा। 6 महीने बीत गए थे। विक्रम की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। उन्हें फिर से काम मिल गया था, एक छोटे से होटल में। पैसे कम थे पर काफी थे। घर का खर्च चल रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे। पत्नी फिर से मुस्कुराने लगी थी। पर सब कुछ पहले जैसा नहीं था और कभी नहीं हो सकता था। विक्रम अब अलग थे। उनकी आंखों में एक गहराई आ गई थी, जैसे उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया हो जो बाकी लोगों ने कभी नहीं देखा। वो कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे, और हर सुबह बिना नागा वो उठते थे, नहाते थे और आधे घंटे के लिए ध्यान करते थे। उस ध्यान में वो खुद को याद दिलाते थे, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस हूं। और हर सुबह वो अपनी छाती पर वो हल्की सी रेखा देखते थे। वो अभी भी थी, कभी कभी बहुत हल्की, कभी कभी थोड़ी गहरी। ये उनकी भावनाओं पर निर्भर करता था। जब विक्रम को गुस्सा आता, रेखा थोड़ी गहरी हो जाती। जब विक्रम को लालच होता, रेखा थोड़ी और दिखने लगती। जब विक्रम को डर लगता, रेखा ठंडी हो जाती। ये एक बैरोमीटर की तरह थी, उनकी भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का। और विक्रम इसे समझने लगे थे। जब भी रेखा गहरी होती, वो रुकते, सांस लेते और खुद से पूछते, मैं अभी क्या चाह रहा हूं और क्या वो चाह मुझे चाहिए? ज्यादातर बार जवाब होता, नहीं। एक दिन विक्रम होटल से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना दोस्त मिला, रमेश। रमेश बहुत अमीर हो गया था, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, सोने की चेन। अरे विक्रम, रमेश ने कहा, कैसे हो यार? सुना मैंने तुम अब होटल में काम करते हो। हां, विक्रम ने कहा। अरे भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो, रमेश ने कहा। क्यों इतनी छोटी नौकरी कर रहे हो? देखो मुझे, मैंने एक बिजनेस शुरू किया और आज। रमेश अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाने लगा और विक्रम सुनते रहे। और धीरे धीरे
उनके भीतर एक चाह जागने लगी। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, काश मैं भी इतना कामयाब होता। और उसी पल विक्रम को अपनी छाती में एक हल्की सी झुनझुनी महसूस हुई। रेखा बढ़ने लगी थी। विक्रम ने तुरंत खुद को संभाला। उन्होंने रमेश को बीच में ही रोका। रमेश, मुझे जाना होगा। अरे इतनी जल्दी क्या है? रमेश ने कहा। जरूरी काम है, विक्रम ने कहा और वहां से चले गए। घर पहुंचकर विक्रम ने तुरंत अपनी छाती देखी। रेखा फिर से थोड़ी गहरी हो गई थी, पर अभी भी काबू में थी। विक्रम ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। धीरे धीरे वो खुद से बात करने लगे। मुझे पैसा क्यों चाहिए? घर तो चल ही रहा है, बच्चे खुश हैं, पत्नी खुश है, तो फिर यह लालच क्यों? और जवाब मिला, क्योंकि मैं अभी भी समाज की नजरों में अपनी इज्जत देख रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कम हूं। पर क्या मैं सच में कम हूं? विक्रम ने खुद से पूछा और इस बार दिल से जवाब आया, नहीं, मैं उतना ही हूं जितना किसी और इंसान, न कम न ज्यादा, बस एक इंसान। और धीरे धीरे रेखा फिर से हल्की हो गई। उस रात खाना खाते समय पत्नी ने पूछा, तुम आजकल बहुत शांत रहते हो, कुछ परेशानी है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? पत्नी ने पूछा। विक्रम ने एक पल के लिए रुककर सोचा, फिर बोले, मैं सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अजीब है। हम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, पहले पैसा, फिर सम्मान, फिर खुशी। पर जब हम पाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो कुछ और चाहने लगते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। पत्नी ने सोचते हुए कहा, तो फिर क्या करें? कुछ भी ना चाहें? नहीं, विक्रम ने कहा, चाहना तो इंसान की फितरत है, पर अंतर यह है कि हम उस चाह को अपना मालिक बनने दें या फिर हम उसके मालिक बने। मैंने सीखा है कि चाह रखो, पर उससे बंध हो मत। पत्नी ने विक्रम की आंखों में देखा। उसे अपने पति में एक बदलाव दिख रहा था, एक शांति, एक स्थिरता। वो रेखा? पत्नी ने धीरे से पूछा। वो अभी भी है ना? हां, विक्रम ने कहा, और शायद हमेशा रहेगी। पर अब मैं उससे डरता नहीं। वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरा शिक्षक है। हर रोज वो मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं बनना चाहता। पत्नी ने विक्रम का हाथ पकड़ा। मुझे गर्व है तुम पर। विक्रम ने मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद विक्रम ओझा काका से मिलने गए। ओझा काका अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी। आ गया बेटा, ओझा काका ने कहा। कैसे हो? ठीक हूं काका, विक्रम ने कहा। ओझा काका ने विक्रम की छाती की तरफ देखा। रेखा अभी भी वहां थी, हल्की। अच्छा कर रहा है तू, ओझा काका ने कहा। रेखा काबू में है। हां काका, विक्रम ने कहा, आपकी और उस साधु की वजह से। नहीं बेटा, ओझा काका ने कहा, यह तेरी अपनी जीत है। हमने तो बस रास्ता दिखाया, चला तो तू खुद। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर विक्रम ने पूछा, काका, मैं जानना चाहता हूं, क्या यह रेखा कभी पूरी तरह जाएगी? ओझा काका ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, पर यह बुरी बात नहीं है। देख, हर इंसान के अंदर अंधेरा होता है। ईर्ष्या, लालच, गुस्सा, डर, ये सब। तेरी रेखा तो बस उस अंधेरे को दिख रहा है। बाकी लोगों में भी यह अंधेरा है, पर दिखता नहीं। तू किस्मत वाला है कि तुझे अपना अंधेरा दिख रहा है। अब तू उसे संभाल सकता है। विक्रम को ओझा काका की बात समझ आ गई। एक बात और बेटा, ओझा काका ने कहा, अगर कभी रेखा फिर से बढ़ने लगे तो घबराना मत। बस रुक जाना, सांस लेना और खुद से पूछना, मैं अभी क्यों डर रहा हूं, मैं क्यों चाह रहा हूं? और जब जवाब मिल जाए तो उसे स्वीकार करना। लड़ना मत, स्वीकार करना। जी काका, विक्रम ने कहा। विक्रम उठने लगे तो ओझा काका ने उनका हाथ पकड़ा। एक आखिरी बात, ओझा काका ने कहा, उस कुएं से दूर रहना, हमेशा। वो जगह अब भी शापित है। जी काका, विक्रम ने कहा, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा। 1 साल बीत गया। विक्रम की जिंदगी अब स्थिर थी। होटल की नौकरी से अच्छी कमाई हो रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे।
बेटा अब 8वीं में था, बेटी 6ठी में। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। विक्रम अब गांव में एक अलग पहचान बना चुके थे। लोग उन्हें शांत विक्रम कहने लगे थे, क्योंकि चाहे कैसा भी हंगामा हो, विक्रम हमेशा शांत रहते थे। कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। कई लोग उनके पास आने लगे, सलाह के लिए, मदद के लिए, और विक्रम सबकी सुनते और जो भी कह सकते थे कहते। एक दिन एक जवान लड़का उनके पास आया। उसकी आंखों में बहुत चिंता थी। विक्रम भाई, लड़के ने कहा, मुझे बहुत पैसा कमाना है, पर रास्ता नहीं मिल रहा। आप बताइए मैं क्या करूं? विक्रम ने लड़के की आंखों में देखा। उन्हें अपना पुराना चेहरा दिखा, वही लालच, वही बेचैनी। बेटा, विक्रम ने कहा, पहले मुझे यह बता, तुझे पैसा क्यों चाहिए? ताकि मैं खुश रह सकूं, लड़के ने कहा। और तू सोचता है कि पैसे से खुशी आएगी? विक्रम ने पूछा। हां, लड़का बोला। विक्रम मुस्कुराए। बेटा, पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर खुशी पैसों से नहीं आती। खुशी आती है इस बात से कि तू अपने साथ शांति से है। अगर तू अपने आप से ही बेचैन है तो करोड़ रुपए भी तुझे शांति नहीं देंगे। लड़का सोच में पड़ गया। सुन, विक्रम ने कहा, पैसा कमा, मेहनत कर, पर याद रख, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। तू जो भी करे खुद को मत भूलना, और कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढना। हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। लड़का चला गया, पर विक्रम के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उस रात विक्रम ने एक सपना देखा। वो फिर से उसी कुएं के पास खड़े थे, पर इस बार डर नहीं था, बस एक शांति थी। कुएं से मोहिनी निकली, पर इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो बस उदास लग रही थी। तू जीत गया? मोहिनी ने कहा। नहीं, विक्रम ने कहा, मैंने नहीं जीता, हम दोनों हार गए। तू अपनी इच्छाओं में हारी, मैं भी लगभग हारने ही वाला था। पर अब मैं समझ गया हूं, यह कोई जंग नहीं थी, यह एक सबक था। मोहिनी ने विक्रम की आंखों में देखा। तू अलग है, दूसरे लोग भी वैसे ही हैं, विक्रम ने कहा। बस उन्हें मौका नहीं मिला सीखने का, मुझे मिला, और अब मैं तुझे माफ करता हूं। मोहिनी चौंक गई। माफ? हां, विक्रम ने कहा। तूने जो भी किया वो तेरी मजबूरी थी। तू भी तो फंसी हुई है इस दुनिया में, अपनी इच्छाओं में। शायद एक दिन तू भी मुक्त हो जाएगी। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे किसी ने समझा था। मैं वापस नहीं आऊंगी, मोहिनी ने कहा, तेरे पास। तूने मुझे हराया नहीं, तूने मुझे समझा, और यह मुझसे कोई नहीं कर पाया। और फिर मोहिनी धीरे धीरे धुंधली होती गई और गायब हो गई। विक्रम की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उन्होंने अपनी छाती देखी, रेखा अब लगभग गायब हो चुकी थी। बस एक बहुत ही हल्का सा निशान था जो सिर्फ बहुत ध्यान से देखने पर दिखता था। विक्रम मुस्कुराए। शायद यह सच में खत्म हो गया था। आज विक्रम की उम्र 50 के करीब है। उनके बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, पर आंखों में अभी भी वही शांति है। लोग उन्हें ज्ञानी विक्रम कहते हैं अब, क्योंकि जब भी कोई परेशान होता है वो विक्रम के पास आता है, और विक्रम बस सुनते हैं और कुछ शब्द कहते हैं, पर वो शब्द दिल को छू जाते हैं। आज भी हर सुबह विक्रम उठते हैं और ध्यान करते हैं, और कभी कभी, बहुत कम, वो अपनी छाती पर वो निशान देखते हैं। वो लगभग गायब है, पर पूरी तरह नहीं। और विक्रम को अच्छा लगता है कि वो है, क्योंकि वो निशान उन्हें याद दिलाता है कि इच्छाएं इंसान को मार सकती हैं, अगर इंसान उन्हें अपना मालिक बनने दे। कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। कि मुक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि सब कुछ को बिना बंधे स्वीकार करना है।